आर्थराइटिस के अर्ली प्रिवेंशन को, मतलब अगर हम आर्थराइटिस से खुद को बचाना चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस डिटेक्ट हो जाए उसके लिए हमें टाइम टू टाइम कौन-कौन से टेस्ट्स कराते रहने चाहिए? हमने जैसे बात की अभी कि 2 टाइप के आर्थराइटिस मेन होते हैं। एक तो वो जो उम्र के साथ-साथ होने वाला है, दूसरा जो आपकी इन्हेरेंट टेंडेंसी है होने का, जिसे हमने ऑटो इम्यून आर्थराइटिस कहा। दोनों ना बिल्कुल ही अलग-अलग सी चीज़ें हैं। तो पहला वन जैसे आपने आपको समझाया कि वो तो वैसे है जैसे लोगों के बाल खराब होना, बाल सफ़ेद हो जाना। तो हर एक को कोई ना कुछ तो होना ही है। किसको कितना होएगा वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वो जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स हो सकती है, आपका रहन-सहन कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी कोई पुरानी चोटें वगैरह नहीं है, तो ये सब उस कैटेगरी में आ जाएँगे। इसके अंदर पता तो आप ये कभी ज़्यादातर ड्रामेटिक नहीं होता कि एकदम जैसे आ जाता है, वो धीरे खराब होता है। जो सेकंड वाला आर्थराइटिस है, जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैटेगरी का है, बेसिकली उसे आजकल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। वो ज़रूर है जो आपको डिटेक्ट कर सकते हो ब्लड टेस्ट के कारण। कई बार कुछ एक्सरेज भी जैसे हाथों का एक्सरे वगैरह में आ सकते हैं, मगर उसके लिए टेस्ट अच्छे हैं। ये जो पहला वाला है जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, इसके लिए कोई खास ऐसे ब्लड टेस्ट नहीं बने हुए। जब भी होएगा पेशेंट से बात करके, उसकी हिस्ट्री लेके, उसका एग्जामिनेशन करके, उसके एक्सरे लेके आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। कई बार एमआरआई भी ले सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के काफ़ी सारे टेस्ट हैं। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डायग्नोस्टिक हो कि बस ये हो गया तो ये हो जाएगा। बट कॉन्स्टलेशन होती है, सिम्टम साइन देखे जाते हैं, उनका देखा जाता है। तो अर्ली वार्निंग साइन तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हावी ने आपको बताया था कि पेन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल कम विद। उसके बाद देन यू विल हैव टू सी कौन सा जोड़ अफेक्टेड होता है, सुबह ज़्यादा होता है, शाम को ज़्यादा होता है, सीजनल वेरिएशन क्या है, सूजन कितनी आ जाती है। हम जैसे गाउट वाले पेशेंट होंगे, वो बोलेंगे जी मैं रात को एकदम दर्द होती है और मेरे अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में दर्द होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। जो एज रिलेटेड है उसमें ज़्यादातर बड़े जोड़ों में दर्द होते हैं। ओके, ठीक है। तो जो आपने मोस्टली जो है ब्लड टेस्ट एक टाइप का हम करवा सकते हैं ताकि अगर इसके बारे में पता लगाना हो तो, ठीक है, ओके। सर आपसे मेरा सवाल होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फिजियोथेरेपी, योगा और सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज गठिया को ठीक कर सकते हैं, आर्थराइटिस को सही कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? इससे ठीक हो सकती है चीज़ें या नहीं? आप बार-बार कहोगे कि मैं कॉमन एग्जांपल्स बार-बार घुसा देता हूँ। सबसे आसान तरीका समझने का, आपकी टायर, वापस हम उसी पे जाते हैं। मेरा एक पंक्चर है, उसकी हवा धीरे-धीरे कम हो रही है। अगर मैं उसमें हवा भरता रहूँगा तो मेरे टायर और ट्यूब की लाइफ बनी रहेगी। फिजियोथेरेपी कभी नुकसान नहीं दे सकती, वर्जिश करना कभी नुकसान नहीं दे सकता, योगा करना कभी आपको दिक्कत नहीं दे सकता। क्या वो आपका सवाल है, क्या वो आपकी बीमारी को पूरा पलट देगा? नहीं। अगर आपकी बीमारी शुरुआती स्टेज में है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मांसपेशी की ताकत प्लस वज़न कम भी हो जाएगा, तो हमें डबल बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन बीमारी रिवर्स नहीं करेगा। तो ओके। वर्जिश करना बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मतलब जिन लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर के मिथ होगा, जो सोचते होंगे कि हाँ, इससे सही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद को फिट रख सकते हैं, बट इससे ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सही होगी इसका कोई चांस नहीं है, या अर्ली स्टेज में आपको सही रख सकते हैं। ठीक है, ओके। डॉक्टर गुरिंदर, आपसे एक और सवाल होगा मेरा कि नॉर्मल अगर रेगुलर जो जॉइंट पेन होता है या शरीर में अकड़न हो गई, तो इसको हम आर्थराइटिस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग है, जो नॉर्मल रेगुलर जॉइंट पेन्स होते हैं उससे? एक तो सिम्टम्स आए कैसे, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो नॉर्मली जो हमारे आर्थराइटिस वाले होते हैं वो धीरे करके बढ़ते हैं। वो बीच-बीच में कभी-कभी सिम्पटम बढ़ जाएँगे, फिर बैठ जाएँगे, फिर आ जाएँगे। क्रोनिसिटी जिसे कहते हैं, कितने दौरान से प्रॉब्लम चल रही है, उससे एक बार आइडिया लगता है कि इतना है। रेयर होता है कि आर्थराइटिस जो हम बात कर रहे हैं कि एकदम सुबह, मतलब कि जैसे सुबह उठे और एकदम लग रहा है यार ये मेरी पीठ खराब हो गई, मेरा घुटना नहीं चल पा रहा। जो पहले वाले आपने बॉडी टाइटनेस सिम्टम्स वगैरह बताए, वो दे विल कम, एकदम आएंगे और फिर चले भी एकदम जाएंगे, और बीच में तकरीबन आपको लगेगा जी मेरी तो कहानी ख़त्म भी हो गई। आर्थराइटिस वाले सिम्टम में ना कुछ रह जाएगा, या तो आपकी थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी स्टिफनेस, थोड़ी सी स्वेलिंग। दैट इरिटेशन विल नॉट गो अवे कम्प्लीटली। वो अलग बात है कि अपनी एक्सरसाइज से मॉड्यूलेट कर लोगे, कुछ अपनी वो ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, बट कितनी ड्यूरेशन से आया, कैसे आया, कितना
कितनी देर तक चला, और एपिसोड्स के बीच में आप कैसे रहे, नॉर्मल हो गए या नहीं अभी भी थोड़े से खराब ही रहे, उससे फर्क पड़ जाएगा। मतलब बेसिकली हमें खुद को मॉनिटर करते रहना चाहिए। दैट्स राइट। अब हम इस वक्त ना एक्सरेज की वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पेशेंट्स के लिए पेशेंट को समझा रहे हैं कि जी फ़र्क कैसे पता चलेगा। पता चल जाता है, राइट। तो बेसिकली जितना हम खुद को मॉनिटर करें, हम समझ सकते हैं कि रेगुलर जॉइंट पेन है और जो आर्थराइटिस का पेन है उसमें क्या डिफरेंस है। मेगा, इसमें मैं जोड़ूं एक चीज? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे इन्होंने समझाने की कोशिश की, आपकी तकलीफ हट्टी होनी चाहिए। हट्टी से मतलब है और ये बढ़नी चाहिए। और अगर हमने ज़रा सी भी एक्टिविटी कोई भी करी, रोज़ दिनचर्या की, हम बैंक तक चले गए, पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आए, इसका मतलब आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो मतलब कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी में भी अगर हमें उस तरह का पेन या स्टिफनेस फील हो, तेज बढ़ रहा हो, तेज बढ़ रही है, तो दैट इज आर्थराइटिस। रेगुलर जॉइंट पेन्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए होंगे एंड देन ठीक हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, ओके। सर आपसे एक और सवाल होगा कि कई बार बचपन में कोई इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट कभी हो गया, तो क्या चांसेस है कि आगे चलकर ये आर्थराइटिस का कोई कारण बन सकता है? बच्चों के अंदर एक तो उनका वजन कम होता है, दूसरा उनकी उगने वाली हड्डी होती है, तो वो चोट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फिर से अपना ढाल, जिसको हम अंग्रेज़ी में रीमॉडलिंग कहते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार चोट बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए जोड़ में, या उस चोट की वजह से आपके वज़न लेने वाले जोड़ों की दिशा बदल जाए। कि आपने देखा होगा कई बच्चे बिल्कुल उनकी टांगे कमान जैसी होती हैं, या दूसरी तरीके से बिल्कुल बाहर को निकली होती हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉक नीज कहते हैं। इन दोनों स्थिति में अगर मेरा जोड़ टेढ़ा है तो वो घिसेगा भी तो टेढ़ा ना। जैसे जैसे बच्चे की उम्र आने वाले 20-30 साल में बढ़ेगी, उसके जोड़ का कुछ हिस्सा ज़्यादा जल्दी घिसेगा, ज़्यादा डैमेज होगा। मतलब चांसेस हैं। बट मेगा इसमें यही होता है कि जैसे स्पोर्ट्स पीपल वगैरह होते हैं, जब वो आते हैं कि बहुत यंग एज पे आ जाते हैं, अ लॉट ऑफ देम ना, बिकॉज स्पोर्ट्स में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है, उनकी ना कई बार इंजरीज काफ़ी लंबी कैरी ऑन होती जाती हैं। तो हमारे लिए वो एक अलग कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस बन जाता है। एक तो हमने बात की अपनी उम्र के साथ, दूसरे हमने बात की जो ऑटो इम्यून वाला, ये तीसरी कैटेगरी बात है। इसे लेट अस कॉल इट एज चोट के कारण या पोस्ट ट्रोमैटिक, विच कैन इंक्लूड आपके वो भी हो जाएंगे जो बचपन के जो आप चोटें बोल रहे हो, ये वो भी हो जाएंगे। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे एक्सीडेंट हो गया और मेरी जोड़ की जो स्मूथनेस थी वो कम हो गई, मेरे लिगामेंट टूट गए, अब मेरा घुटना ज़्यादा लचक खा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ये कैटेगरी एक और होती है विच इज़ जो आजकल हम लोग बहुत देखते हैं। उसी के कारण आर्थ्रोस्कोपी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन बड़ी आजकल पॉपुलर ब्रांच हो रही है, बिकॉज़ ये वाली कैटेगरी में वो चोट लगने वाले लोग काफ़ी आ रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। और इसकी कहानी सिर्फ ये है कि बाद की उम्र के लिए प्रॉब्लम बचा सके, ताकि ये ना हो कि अभी तो ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे आपने बोला ज़्यादातर लोग तो ठीक हो जाते हैं, उनका वो तो गया, बट उसकी कई बार रेजिड जो बचे कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लेके लोग आ जाते हैं 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है।